हेलो फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करेंगे सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के बारे में, सीपीसीबी के बारे में, एवं साथ ही हम सीपीसीबी के द्वारा दिए गए जो भी स्टैंडर्ड्स हैं, एयर पोल्यूशन से रिलेटेड, वाटर पोल्यूशन से रिलेटेड, नॉइज पोल्यूशन से रिलेटेड और व्हीकुलर इमिशन से रिलेटेड जो भी स्टैंडर्ड्स हैं, आज उनके बारे में हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो सीपीसीबी का इस्टेब्लिशमेंट 22 सितंबर 1974 को हुआ था। ठीक है, 22 सितंबर 1974 को इसकी सीपीसीबी की स्थापना हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे स्थित है? न्यू दिल्ली में स्थित है। इसका एनुअल बजट लगभग कितना है? इसका एनुअल बजट लगभग 400 मिलियन रुपीज, इंडियन रुपीज इसका हर साल का बजट है। प्रेजेंट में इसके चेयरमैन कौन है? श्री तन्मय कुमार, जो कि एक आईएएस ऑफिसर है, श्री तन्मय कुमार। ये पिक्चर है श्री तन्मय कुमार जी की। उसके बाद में प्रेजेंट में सीपीसीबी के मेंबर सेक्रेटरी कौन है? सो डॉक्टर प्रशांत गारगुआ, जो प्रेजेंट में मेंबर सेक्रेटरी हैं। CPCB was established in 1974 under the Water Prevention and Control of Pollution Act 1974। सो सीपीसीबी की स्थापना जो वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, CPCB is a statutory organization under the Ministry of Environment, Forest and Climate Change। सो स्टेचुटरी मीन्स क्या होता है? जो वैधानिक और किसी न्याय और किसी एक्ट के अंदर बनी हो, उस ऑर्गेनाइजेशन को हम क्या कहते हैं? स्टेच्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन। सो इट इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। तो स्टेच्यूटरी मीन्स वैधानिक। So CPCB also entrusted with the power and function of Air Prevention and Control of Pollution Act 1981। सो सीपीसीबी की स्थापना है वो वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974 के अंतर्गत हुई थी। उसके बाद में एयर पोल्यूशन एक्ट जो कि 1981 को एनफोर्स हुआ था, उसकी भी जितने भी पावर और फंक्शन है, उनका भी जितना भी उनको एनफोर्समेंट करना हो, चाहे उनको मॉनिटरिंग करना हो, उसकी पावर किसको दे दी गई? सीपीसीबी को। सो सीपीसीबी एक्ट लाइक एज ए फील्ड फॉर्मेशन and also provide the field formation and also provide the technical service to the Ministry of Environment, Forest and Climate Change under the provisions of Environment Protection Act 1986। सो सीपीसीबी क्या करती है? सीपीसीबी एक टेक्निकल बॉडी के रूप में काम करती है। ये एक फील्ड एजेंट के रूप में काम करती है। सो फील्ड के और टेक्निकल जितनी भी इंफॉर्मेशन है इन्वायरमेंट से रिलेटेड, वो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज को इसके द्वारा इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंतर्गत दी जाती है। सो सीपीसीबी इज अपेक्स ऑर्गेनाइजेशन इन द कंट्री। सो सीपीसीबी इंडिया में एक अपेक्स बॉडी है जो भी पोल्यूशन से रिलेटेड सभी चीजों को मॉनिटर करती है, उनको कंट्रोल करती है, उनसे रिलेटेड एक्ट को कंट्री में एनफोर्स करती है। ठीक है, इट इज आल्सो ए टेक्निकल विंग ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। The CPCB coordinate with the activities of the state pollution control boards by providing them technical assistance, guidance and also resolve the disputes among them। So CPCB क्या करता है? जितने भी हर स्टेट में जो स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स होते हैं, उनके साथ ये उनको टेक्निकल असिस्टेंट प्रोवाइड करता है, उनको गाइड करता है, तथा उनके बीच में जो भी कोई डिस्प्यूट होते हैं, उनको भी ये रिजोल्व करता है। CPCB is headed by a chairperson। ठीक है, that is appointed by the appointment committee of the cabinet। सो कैबिनेट की जो अपॉइंटमेंट कमेटी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उसके द्वारा इसके चेयरपर्सन को अपॉइंट किया जाता है। दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी डीपीसीसी वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1991 बाय सीपीसीबी एंड एनजीटी टू कंट्रोल द पोल्यूशन इन कैपिटल। तो सीपीसीबी के द्वारा दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी डीपीसीसी 1991 में स्टैब्लिश की गई थी। सीपीसीबी हैज इट्स हेड ऑफिस इन न्यू दिल्ली। ओके, सो इसका हेड ऑफिस क्या
कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। सो ये दिस इज द बिल्डिंग ऑफ सीपीसीबी, दिस इज द हेडक्वार्टर ऑफ सीपीसीबी. So there are 22 divisions in this headquarter with the 9 zonal offices, one project office and 5 laboratories. So this is the total structure of the CPCB. So इसके रीजनल डायरेक्टोरेट कहाँ कहाँ पे हैं? रीजनल डायरेक्टोरेट इन भोपाल, बेंगलुरु, लखनऊ, कोलकाता, वडोदरा, चेन्नई, पुणे, Chandigarh, Shillong, and there is a one project office at Agra. Okay, so there are total 9 zonal office. This is the 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and this is one is the project office in the Agra. Now the regional directorates for the jurisdiction in the different states. ठीक है. सो सभी हर स्टेट कुछ कुछ स्टेट का ग्रुप्स बनाया गया है ताकि उन ग्रुप ऑफ स्टेट्स के मैटर को टेक केयर करने के लिए हर एक एक लेवल पर रीजनल डायरेक्टोरेट ऑफिस है सीपीसीबी का. ठीक है. सो यहाँ हम देखते हैं कि रीजनल डायरेक्टोरेट ऑफ भोपाल. सो इसके अंडर में ये कौन कौन से स्टेट के प्रॉब्लम्स को देखता है? चंडीगढ़, एमपी एंड राजस्थान. सो अपनी चीजें रिलेटेड है राजस्थान से. सो जो भी स्टूडेंट राजस्थान पोल्यूशन स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की एग्जाम से एग्जाम की तैयारी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए जाना इम्पोर्टेंट है कि राजस्थान और सीपीसीबी के कौन से रीजनल डायरेक्टोरेट ऑफिस के अंदर आता है. तो भोपाल के अंदर आता है. ठीक है. और तो भोपाल के रीजनल डायरेक्टर है, उनका नाम क्या है? श्री पी जगन. श्री पी जगन. ठीक है. सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हर रीजनल डायरेक्टरेट के अंडर में कई स्टेट हैं. सो बेंगलुरु के अंडर में कर्नाटका, केरला, गोवा और लक्षद्वीप हैं. लखनऊ में उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश है. कोलकाता में बिहार, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल एंड अंडमान एंड निकोबार है. वडोदरा में गुजरात एंड दादर एंड नागर हवेली है. ओके. चेन्नई में है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और पुडुचेरी. आरडी पुणे महाराष्ट्र. चंडीगढ़ में पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर एंड लक्षद्वीप. और शिलोंग के अंदर अरुणाचल प्रदेश, आसाम, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, सिक्किम एंड त्रिपुरा. नाउ द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. तो सीबीसीबी की स्ट्रक्चर क्या है? सो द टॉप मोस्ट इज द चेयरमैन. देन आफ्टर देर इज ए मेंबर सेक्रेटरी. Okay, so there are several divisions. So first one is the IPC, that is from 1 to 7. In this section there are chemical, heavy industries, agro-based industries, animal products, small scale, categorization and central effluent treatment plants. So all these things come under IPC section. Then after air quality monitoring or air quality monitoring network. So under this Delhi NCR and NCAP monitoring network of air and noise come under this category. Then after water quality monitoring, then after waste management, then after UPC section. Under UPC section, the solid waste, plastic waste, C and D waste and DG sets, they come under this section. Then after laboratories, so laboratories are related to the water and wastewater, air quality, trace organic, instrumentation and biological. Other division are IT, research and development, planning, law, training, public relation and library. The administration section include the accounts, personal, recruitment, building, material, coordination, Rajya Sabha and AS section. The regional offices are in Bangalore, Bhopal, Kolkata, Lucknow, Shillong, Vadodara, Chandigarh, Chennai and Pune. So IPC means the industrial pollution control, okay, and UPC means urban pollution control, water quality management, air quality management, WM means waste management, and AQMN means air quality management network. So this is the organization structure of the CPCB. Now the central laboratories of CPCB. So what is the location of this central laboratory? So it is situated in the headquarter building in the Delhi. It is the first environmental laboratories in the country. So एक देश की पहली एक environment से related laboratory है and it was granted IS 18001
2007 बाई ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। सो इसको IS स्टैंडर्ड 18001 2007 is given by the BIS, Bureau of Indian Standards. So the CL means Central Laboratory having the 6 sections. कौन कौन से 6 section है? First is the water and wastewater related, air laboratory, bioscience, treatability laboratory, instrumentation laboratory, and trace organics laboratory. So these are the 6 sections of the central laboratory. Now the functions of the CPCB. Okay, so the CPCB conduct environmental assessment and research. The first function is that it conduct the research and it assess the environmental qualities. It is responsible for maintaining the national standards under the variety of environmental laws in the consultation with the zonal officials, tribals and local governments. It has responsibility to conduct monitoring of water and air quality, noise, municipal solid waste management, e-waste, hazardous waste, biomedical waste and maintaining the monitoring data. So ये जितने भी सेक्शन है एटमोस्फेयर के, एनवायरमेंट के, लाइक एयर, वाटर, नॉइज, वेस्ट, सबको सबकी मॉनिटरिंग करता है, उनको मेंटेन करता है. It also advises the central government to prevent and control of water and air pollution. CPCB plays a role in the abatement and control of pollution in the country by generating the relevant data, providing the scientific information and training. Now the air quality and air pollution. सो CPCB है वो एयर पोल्यूशन और एयर क्वालिटी को मॉनिटर करने के लिए देश में कई जगह पे नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम को स्टार्ट किया है, जिसको शॉर्ट में क्या कहते हैं, NAMP. NAMP नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम. ठीक है. सो द नेटवर्क दिस प्रोग्राम और दिस द नेटवर्क ऑफ दिस प्रोग्राम कंटेन 621 ऑपरेटिंग स्टेशन that is covering the 262 cities and towns in 29 states and 5 union territories of the country. Under the National Air Monitoring Plan, 4 air pollutants were continuously monitored, like sulfur dioxide, nitrogen dioxide, suspended particulate matter and respirable suspended particulate matter, जिसको PM10 भी कहा जाता है, are regularly monitored under this program. Now the water quality or water pollution. So India has 14 major rivers, 44 medium rivers and 55 minor rivers in the countries. So CPCB running the 1019 stations in 27 states and 6 union territories for the monitoring of water quality. The monitoring process is done quarterly basis for the surface water bodies and on half yearly basis in the case of groundwater sources. So CPCB क्या करता है कि वाटर क्वालिटी मॉनिटर करता है सरफेस वाटर बॉडीज की, लाइक पॉन्ड, लेक, रिवर और ग्राउंड वाटर लाइक वेल, हैंडपंप, इन सब की वाटर क्वालिटी की रेगुलरली मॉनिटरिंग करता है. सो व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी? ये जो सरफेस वाटर बॉडीज की हर 3 महीने से उसकी सैंपलिंग करता है, तथा जो ग्राउंड वाटर बॉडीज है उनकी हर 6 महीने से एक सैंपलिंग करता है. So this program cover 200 rivers, 60 lakes, 5 tanks, 3 ponds, 3 creeks, 13 canals, 17 drains and 321 wells. So all these structures come under this program of the CPCB. So the inland water quality monitoring network is operating under the 3-tier system. सो कंट्री में जो भी इनलैंड वाटर क्वालिटी है, जो भी इनलैंड वाटर क्वालिटी प्रोग्राम है, वो 3-टायर सिस्टम है. और इसके अंदर कौन कौन से प्रोग्राम है? द ग्लोबल इन्वायरमेंट मॉनिटरिंग सिस्टम, जिसको शॉर्ट में जेम्स भी कहते हैं, GEMS, ग्लोबल इन्वायरमेंट मॉनिटरिंग प्रोग्राम.
मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन नेशनल एक्वेटिक रिसोर्स सिस्टम, मीनार्स कहते हैं, MINARS कहते हैं, एंड थर्ड वन इज द यमुना एक्शन प्लान, YAP. So these are the three plan under this monitoring inland water monitoring network. Now the urban area programs और इको सिटी प्रोग्राम ऑफ द CPCB. सो अर्बन एरिया के लिए क्या प्रोग्राम है जिसको हम इको सिटी प्रोग्राम के नाम से भी जानते हैं. तो CPCB program for the urban area is also known as Eco City Program. This was comes under the 10th plan to improve the environment in the selected towns and cities. The pilot level studies conducted for the urban area. Pilot level means small scale studies were carried out by the Center for Spatial Environmental Planning. Okay. Center for Spatial Environmental Planning created by the CPCB under the World Bank funded Environment Management Capacity Building Project and supported by the GTZ CPCB project. GTZ CPCB project under the Indo-German Bilateral Program. So cities में एयर क्वालिटी को मॉनिटर करने के लिए CPCB created the Center for Spatial Environmental Planning that was funded by the World Program under the Environmental Management Capacity Building Project and also supported by the GTZ CPCB project under the Indo-German Bilateral Program. Now the rules and regulations that are taken care by the CPCB. So first one is the Water Prevention and Control of Pollution 1974. तो जितने भी एक्ट हैं उन सब की ईयर आप ध्यान में रखिए. एग्जाम में कई बार डायरेक्ट उनके ईयर्स को पूछा जाता है कि कौन से ईयर में वो एनेक्टेड हुए हैं. सो द वाटर एक्ट इज 1974, द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, द एयर पोल्यूशन एंड कंट्रोल ऑफ प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981, the solid waste management rules 2016, plastic waste management rules 2016, the e-waste management amendment rules 2018, the biomedical waste management rule 2016, and the second amendment in this rule was in 2019, the construction and demolition waste management rule in 2016, the hazardous and other waste management and transboundary movement rule in 2016. Now CPCB के द्वारा वाटर से रिलेटेड, एयर से रिलेटेड, नॉइज से रिलेटेड, व्हीकुलर एग्जॉस्ट से रिलेटेड, डिफरेंट इंडस्ट्रीज से रिलेटेड, ऑटो फ्यूल क्वालिटी से रिलेटेड, बायोमेडिकल इंसिनरेटर से रिलेटेड, कॉमन हैजार्डस वेस्ट इंसिनरेटर से रिलेटेड स्टैंडर्ड्स दिए गए हैं. तो यहाँ पे हम कुछ इंपोर्टेंट और सिलेक्टेड स्टैंडर्ड के बारे में इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे. सो फर्स्ट वन इज द वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स गिवन बाय द CPCB. जब हम CPCB की वेबसाइट पे देखते हैं कि वाटर क्वालिटी से रिलेटेड कौन कौन से स्टैंडर्ड दिए गए हैं, तो CPCB वाटर क्वालिटी क्राइटेरिया को 3 क्राइटेरिया में डिवाइड करता है. फर्स्ट वन इज द प्राइमरी वाटर क्वालिटी क्राइटेरिया फॉर बाथिंग वाटर्स. सो जो भी नहाने योग्य वाटर है उसके क्या क्राइटेरिया है. सेकेंड इज द डेजिग्नेटेड बेस्ट यूज वाटर क्वालिटी क्राइटेरिया. इसका मतलब है कि किसी लोकेशन स्पेसिफिक जो भी और वाटर एरिया स्पेसिफिक वाटर का बेस्ट यूज कैसे करते हैं उसके क्या स्टैंडर्ड्स हैं. एंड थर्ड वन इज द ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी. दीज आर वाटर स्टैंडर्ड रिलेटेड टू द कोस्टल वाटर मेराइन आउटफॉल्स. ओके. Then after the second class is the WHO drinking water specification, and third one is the Bureau of Indian Standard Drinking Water Specification, and the standard is given as the IS 10500 in 2012. So आप इस चीज का भी खास ध्यान रखें कि BIS ने कौन से स्टैंडर्ड के अंतर्गत ड्रिंकिंग वाटर स्टैंडर्ड दिए थे. तो IS 10500 2012, 10,500 2012 में दिए गए स्टैंडर्ड्स के अंतर्गत BIS ने ड्रिंकिंग वाटर स्टैंडर्ड्स को क्लासिफाई किया है. So now the first class is the primary water quality for bathing waters. So bathing waters के लिए क्या क्या है. Now the fecal coliform
and the unit is the most probable number per 100 ml. Okay, so it should be 500 come under desirable category and 2500 maximum permissible. So there are two limits. 500 is the desirable and 2500 come under the maximum permissible for the fecal coliform. Then after fecal streptococci, the unit is mpn per 100 ml. So 100 is desirable value and 500 is maximum permissible limit. Then after pH value, suitable pH range is from 6.5 to 8.5. Then after dissolved oxygen, the suitable dissolved oxygen should be 5 or more than 5 milligram per liter. Then after the biochemical oxygen demand, that should be 3 milligram per liter or less for at 20 degrees centigrade for 3 days. So these are the some criteria for the bathing waters. Now the use based classification of surface water. ठीक है, किस किस यूज आ रहा है उसके अकॉर्डिंग उसके क्या क्या स्टैंडर्ड होने चाहिए. सो फर्स्ट वन, सो देर आर five classes: the class A, class B, class C, class D, and class E. These are the five class from A to E. ठीक है. सो हर क्लास फिक्स है, हर क्लास का एक फिक्स स्टैंडर्ड और क्राइटेरिया है. सो फर्स्ट वन है द ड्रिंकिंग वाटर सोर्स विदाउट कन्वेंशनल ट्रीटमेंट बट आफ्टर डिसइंफेक्शन. सो जो भी वाटर का परंपरागत स्रोत है वो बिना किसी ट्रीटमेंट के लेकिन आफ्टर डिसइंफेक्शन के यूज में लेते हैं, वो किस कैटेगरी में आता है? क्लास ए कैटेगरी में आता है. उसके लिए क्या स्टैंडर्ड होने चाहिए? टोटल कोलिफॉर्म ऑर्गेनिज्म शैल बी लेस देन 50, pH ranging from 6.5 to 8.5. Dissolved oxygen should be less 6 or more, and the BOD should be less than 2, uh, should be 2 or less than 2. Then after class B, that include the outdoor bathing, that is the organized outdoor bathing, and the standard for class B is the total coliform should be 500 or less than 500, the pH 6.5 to 8.5, the dissolved oxygen should be more than 5, and the biochemical oxygen demand should be 3 or less than 3. Then after the class C, so class C include the drinking water sources after conventional treatment एंड डिसइंफेक्शन. सो जो भी ड्रिंकिंग वाटर सोर्स है उनको कन्वेंशनल परंपरागत ट्रीटमेंट और डिसइंफेक्शन के बाद में यूज में लिया जाए, वो कैटेगरी सी में आते हैं. और उनके लिए क्या क्या स्टैंडर्ड्स हैं? द टोटल कोलिफॉर्म शुड बी और अप टू 5000. द पीएच रेंज फ्रॉम 6 to 9. DO should be 4 or more than 4, and BOD should be less than 3, less than 3. Then after class D, प्रोपागेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड फिशरीज. तो वाटर का यूज किसके लिए लिया जाता है? वाइल्ड लाइफ के लिए और फिशरीज के लिए. सो वो क्लास डी के अंतर्गत आता है. और उसके क्या क्या स्टैंडर्ड है? पीएच रेंज फ्रॉम 6.5 to 8.5. डिजोल्व ऑक्सीजन should be more than 4, and free ammonia should be up to 1.2 milligram per liter or less than 1.2. Then after the last class is the class E. This includes the irrigation, industrial cooling, and controlled waste disposal category. And the standard for this one should be pH from 6 to 8.5. The EC should be maximum 2250 micromole per centimeter. Sodium absorption ratio maximum should be 26, and boron content should be maximum 2 milligram per liter. So these are the standard according to the use of water sources, surface water sources. Now the next is water quality standard for the coastal water or marine outfalls. So these are classified into 5 category. Okay, so SW1, SW2, SW3, SW4 or SW5. So these are the usage or designated waste use of these water sources, like the salt pan, sail fishing, mariculture, ecologically sensitive zone. They are come under the SW1 category. Bathing, contact water sports, and commercial fishing come under
SW second category class, industrial cooling, recreational, non-contact and an aesthetic commander water class, SW third class, and harbor commander SW 4 class, the navigation and control waste disposal commander class 4। सो इससे रिलेटेड जो भी स्टैंडर्ड है उनके लिए यहाँ पे लास्ट में स्लाइड के लास्ट में जो उसका लिंक दिया गया है पीडीएफ फाइल का, जहाँ पे आप ताकि इनकी कंप्लीट डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। और ये लिंक हम लास्ट में डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। अगर आपको इनको डिटेल में पढ़ना है तो आप लिंक के माध्यम से इसको डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। नाउ द WHO ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। ओके, so here in this slide we provide the WHO standard for the drinking water and Bureau of the Indian Standard drinking water for some parameters, and this is the link for the complete standard lists. Standards of the different elements or components are given in this file, so you can follow this link and read the complete detail of the WHO standards, and we will also provide this link in our description, so from where you can read the complete file. So the WHO standard are given for the pH, total dissolved solids, total hardness, arsenic, boron, cadmium, chloride, chromium, copper, DDT, fluoride, lead, magnesium, mercury, nickel, nitrate, nitrite, zinc, iron, free chlorine and ammonia. So these are the standards for both the WHO and Bureau of Indian Standard. सो आप जितनी भी वैल्यूज दी गई हैं उन सबको याद रखें, क्योंकि हर बार एग्जाम में कोई ना कोई किसी भी न किसी पैरामीटर से रिलेटेड वैल्यूज को इधर WHO स्टैंडर्ड से पूछा जाता है या ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड से पूछा जाता है। नाउ द ब्यूरो ऑफ इंडियन ड्रिंकिंग वाटर स्पेसिफिकेशंस। सो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने भी ड्रिंकिंग वाटर के स्पेसिफिकेशन दिए हैं, जिनको जनरली कई कैटेगरी में बांटा गया है। सो BIS formulated the Indian standards. First standard is the IS 145/43/2016. So this standard is given for the packed drinking water other than the natural mineral water. So जो भी नॉर्मल ड्रिंकिंग पैक्ड ड्रिंकिंग वाटर है उसकी बोतल पे आप ये स्टैंडर्ड देख पाओगे। सेकंड वन है IS 13428/2005। ये स्पेसिफिकेशन किसके लिए है? पैक्ड नेचुरल मिनरल वाटर। सो जो भी वाटर की पैक्ड मिनरल वाटर पैक्ड वाटर बोतल है, नेचुरल मिनरल पैक्ड वाटर बोतल है, उसके लिए ये स्टैंडर्ड दिए जाते हैं। उनकी उस बोतल पे आप ये स्टैंडर्ड को देख सकते हो। देन आफ्टर द ड्रिंकिंग वाटर स्टैंडर्ड दैट इज द 10,500/2012, और द गाइडलाइन ऑफ क्वालिटी ऑफ इरिगेशन वाटर दैट इज द 11,624/1986. This is also given by the Bureau of Indian Standards. So these are the some standards related to the water. So there are many tables that are related to different type of the standards. So table 1 is related to the organoleptic and physical parameters of water. Table 2 is related to the parameter concerning the undesirable in the excess amount. Table 3 include the parameter concerning with the toxic substances. Table 4 is related to the radioactive substances. Table 5 is related to the residue limit and test method, and table 6 is related to the bacteriological quality of drinking water. So चलिए वन बाय वन सभी को देखते हैं। नाउ द टेबल 1। सो टेबल 1 किसके लिए है? ऑर्गेनोलेप्टिक और फिजिकल पैरामीटर से रिलेटेड है वाटर के। सो नाउ हियर you can see here are two type of the values. First one is the acceptable limit. So this is the minimum limit that is the acceptable for particular parameter, and the second is the permissible limit in the absence of alternate source. सपोज करो कहीं आसपास में कोई सोर्स ही नहीं है, सपोज करो किसी लोकेशन पे काफी मात्रा में वाटर है और वहां पे आर्सेनिक कंटामिनेशन है, तो एक आर्सेनिक की जो परमिसिबल लिमिट है वो दी जाती है, ठीक है। बियॉन्ड इट शुड बी नो ड्रिंक, but suppose there is a limited water supply. In that case we extend our the limits or standards of the arsenic or particular parameter. So there are two acceptable limit or maximum permissible limit in the absence of any alternate source.
सो दो वैल्यू हैं, दोनों वैल्यू को आप ध्यान में रखिए। तो फर्स्ट one is the color that is measured on the Hessian units. So this is the acceptable limit is the 5 and the maximum permissible in the absence of alternate source is the 15. Then after order is the agreeable and agreeable category. The pH value from 6.5 to 8.5. Taste is agreeable and agreeable. Then after turbidity and the unit is the antio-naphthalo turbidity units. And that is should be acceptable is the 1, and in absence of alternate source it is permissible up to 5. The total dissolved solid in acceptable limit is the 500 ppm milligram per liter, and in the absence of alternate source it is permissible up to 2000 milligram per liter. So these are some organoleptic and physical parameters. Now the table 2, that is generally concerned with the undesirable in the excess amount. So here you can see the values of standard for aluminium, ammonia, anionic detergent, barium, boron, calcium, chloramines, chloride, copper, fluoride, free residual chlorine, iron, magnesium as manganese, and manganese and mineral oil. So these are the acceptable limit of these parameters, and these are the permissible limit in the absence of alternate source. Then after nitrate, phenolic compound, selenium, silver, sulfate, total alkalinity as calcium and carbonate, total hardness as calcium carbonate, and zinc. So these are the acceptable limit, and these are the values in the absence of alternate source. Now the table 3. So table 3 include the parameter concerning the toxic substances like cadmium, cyanamide, lead, mercury, molybdenum, nickel, pesticide, polychlorinated biphenyl, polynuclear aromatic hydrocarbons, total arsenic, total chromium, trihalomethanes, trihalomethanes like bromoform, dibromochloromethane, dibromodichloromethane, and chloroform. So these are the acceptable limits, and these are the maximum permissible limit in the absence of the alternate source for these different parameters. Now the table 4, the parameter concerning the radioactive substances. So this include the radio material like alpha emitters and beta emitters, and this is the unit of their acceptable limits, and this is their permissible limit in the absence of alternate source. So this is not, there is no relaxation, means there is no extension in the acceptable limit of different alpha emitters and beta emitters. Now the table 5 is related to the pesticide residue limits and test methods. Okay, so these are the different pesticides and these are their acceptable limits. These are the US EPA standards for these pesticides. So इसमें से कुछ important imported pesticides like DDT, DDE, एंडोसल्फान, इन सब के standards को आप याद रखें. Now the table number 6. So this table is related to the bacteriological quality of drinking water. So all water intended for drinking. So first is the E. coli or thermotolerant coliform bacteria that shall not detectable in any 100 ml sample. So कोई भी bacteria like total coliform bacteria, E. coli और thermotolerant E. coli bacteria किसी भी water source में they should not be detected. Okay, they should be 0 in per 100 ml of water sample. So these are the
अब तक हमने जो भी वाटर से रिलेटेड जो भी स्टैंडर्ड है उनके बारे में पढ़ा. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स. So CPCB developed the National Ambient Air Quality Standard in 2009 for the air quality. So the current National Ambient Air Quality Standard having the 12 pollutants. So these standards are developed for the 12 pollutant. ये 12 प्रदूषकों के लिए डेवलप किए गए थे 2009 में. So WHO Air Quality Standard was given in 2005 and revised in the 2021. So WHO ने जो एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड है 2005 में दिए थे, जिनको उन्होंने 2021 में रिवाइज कर दिए. और WHO अपनी लिस्ट में केवल 6 एयर पोल्यूटेंट्स को इंक्लूड किया है. कौन कौन से एयर पोल्यूटेंट हैं? PM10, PM2.5, ओजोन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड sulfur dioxide. These are the pollutant included in the list of एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड लिस्ट ऑफ द WHO. और नास CPCB की और नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड की लिस्ट में कितने हैं? 12 पोल्यूटेंट्स. ठीक है. सो कौन कौन से पोल्यूटेंट्स हैं? सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, PM10 मीन्स पार्टिकुलेट मैटर 10, पार्टिकुलेट मैटर 2.5, ओजोन, लेड एंड रिमेनिंग वी विल डिस्कस इन द कमिंग स्लाइड. सो चलिए यहाँ हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज द नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड, जिनको शॉर्ट में NAAQS 2009 भी लिखा जाता है. सो ये स्टैंडर्ड दो टाइप के एरिया के लिए दिए गए हैं. सो फर्स्ट कैटेगरी इज द इंडस्ट्रियल, रेजिडेंशियल और रूरल एरिया. So these are the three area come under one category, and the another category is the ecologically sensitive area, like area nearby hospitals, area nearby schools, area nearby the courts. So these things, these areas come under the ecologically sensitive areas, and these are the method of their measurement or sampling or determination. Now the standards are given on two time scale basis. First one is the annual basis and second one is the 24-hour basis. Okay. Annual basis means क्या होता है? Annual means एक साल के लिए. So हम हर पूरी साल भर एयर क्वालिटी को मॉनिटर करते हैं, उसके बाद में उसका एवरेज लेते हैं. और अगर एवरेज इन स्टैंडर्ड के ज्यादा है, इसका मतलब वहां पे सल्फर डाइऑक्साइड पोल्यूशन है. अगर उनसे कम है, मीन्स दैट इज द परमिसिबल लिमिट. और 24 एवरेज मीन्स अगर हम सल्फर डाइऑक्साइड को 24 घंटे के लिए मेजर करते हैं, उसके बाद में उसकी रीडिंग्स है वो इस स्टैंडर्ड लाइक 80 से ज्यादा आ रही है, मीन्स वहाँ पोल्यूशन है SO2 का, और कम आ रही है मीन्स दे आर अंडर द परमिसिबल लिमिट. So likewise we will decide the air quality standards. ठीक है. तो सल्फर डाइऑक्साइड के केस में, एनुअल केस में आप यहाँ पे देख सकते हो कि 50 फॉर इंडस्ट्रियल, रेजिडेंशियल और रूरल एरिया एंड द 20 फॉर द इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया, एंड फॉर 24 आवर बेसिस पे 80-80. द वैल्यू इन बोथ द एरियाज वैल्यू आर सेम. The improved waste and Geiger method and ultraviolet fluorescence, these two methods are used for the measurement of sulfur dioxide. Then after nitrogen dioxide, the annual standards are 40 and 30, and the 24-hour basis standard are 80 and 80. And the NO2 is measured by the Jacob and Heuscher modified method and gas phase chemiluminescence, और कई बार इसको simply chemiluminescence भी कहा जाता है. तो ये मेथड है किसके लिए यूज में लेते हैं? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड्स. उसके बाद में पार्टिकुलेट मैटर 10, उसके लिए एनुअल बेसिस स्टैंडर्ड है 60-60 और 24 आवर बेसिस है 100-100. सो PM10 को कौन कौन सी मेथड से हम मेजर करते हैं? ग्रेविमेट्रिक मेथड, TEOM एंड बीटा अटेन्यूएशन मेथड से हम इसको मॉनिटर और मेजर करते हैं. उसके बाद में है पार्टिकुलेट मैटर 2.5. So annual basis standards हैं 40-40 और 24 आवर बेसिस स्टैंडर्ड है 60-60. इसको भी सेम मेथड जो कि PM10 में थी, सेम ही मेथड से इसको भी मेजर किया जाता है. ग्रेविमेट्रिक, TEOM एंड बीटा अटेन्यूएशन. सो TEOM मीन्स क्या होता है?
टेपर्ड एलिमेंट ओसिलेटिंग माइक्रोबैलेंस। टेपर्ड एलिमेंट ओसिलेटिंग माइक्रो बैलेंस। तो आप इसकी फुल फॉर्म को ध्यान में रखिए, कई बार एग्जाम में TEOM की फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं। तो इसका मतलब है टेपर्ड एलिमेंट ओसिलेटिंग माइक्रो बैलेंस। उसके बाद में ओजोन के स्टैंडर्ड क्या क्या है? सो ओजोन को दो स्केल पे इसका स्टैंडर्ड दिए जाते हैं, एट आवर बेसिस और 1 आवर बेसिस। एट आवर बेसिस पे स्टैंडर्ड है 100 बहुत एरिया में, और 1 आवर बेसिस पे 180 है। सो ओजोन को यूवी फोटोमेट्रिक मेथड से मेजर किया जा सकता है, केमिल्यूमिनेसेंस मेथड से भी किया जा सकता है, और केमिकल मेथड से भी इसको डिटरमाइन किया जा सकता है। उसके बाद में लेड जो कि एक हैवी मेटल है, तो उसको एनुअल बेसिस और 24 आवर बेसिस पे स्टैंडर्ड दिए जाते हैं। तो एनुअल बेसिस पे 0.5 और 24 बेसिस 1 इसका मेजर किया जाता है WS और ICP से, और ED XRD यूजिंग द टेफ्लॉन फिल्टर। उसके बाद में पोल्यूटेंट है कार्बन मोनोऑक्साइड, अमोनिया, बेंजीन, बेंजो अल्फापाइरिन, आर्सेनिक एंड निकिल। सो दीज आर द टोटल 12 pollutants come under the category of the National Ambient Air Quality Standard 2009। सो कार्बन मोनोऑक्साइड को 8 आवर्स और 1 आवर बेसिस पे दिया जाता है, जिनकी वैल्यू है 2 8 आवर बेसिस एंड 4 इज 1 आवर बेसिस। और इसको NDIR नॉन डिस्पर्सिव इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी मेथड से इसको मेजर किया जा सकता है। उसके बाद में अमोनिया एनुअल बेसिस एंड 24 आवर बेसिस। एनुअल बेसिस इज द 100 and the 24 hour basis is 400 and the ammonia is measured by the indophenol method or chemiluminescence method. Then after the benzene annual basis standard are 5 for the both areas and the benzene is measured by the gas chromatography. उसके बाद में benzo alpha pyrin annual basis standard is the 1 in both the areas and it is measured by the solvent extraction method followed by the HPLC or high performance liquid chromatography or gas chromatography analysis. Then after the arsenic annual standard are 6 and it is measured by WS or ICP. Then after nickel annual based standard are 20 for both the areas and it also measured by the WS and ICP methods. So these are the different parameters, their standards and their measurement method. So यहाँ पे है एनुअल अर्थमेटिक मीन ऑफ मिनिमम 104 मीन्स 104 मेजरमेंट्स इन ए ईयर एट ए पर्टिकुलर साइट टेकन ट्वाइस ए वीक 24 आवरली एट यूनिफॉर्म इंटरवल। सो इस लाइन का मतलब ये है कि अगर हम एनुअल बेसिस पे स्टैंडर्ड को कंपेयर करना चाहते हैं तो हमको साल में मिनिमम 104 बार रीडिंग लेनी होगी, और वी कैन से हर सप्ताह में 2 रीडिंग लेनी होगी 24 आवर बेसिस पे, और सेम इंटरवल टाइम पीरियड पे लेनी होगी। तो सप्ताह में 2 रीडिंग और साल में 104 रीडिंग हमको लेनी होगी एनुअल स्टैंडर्ड को कंपेयर करने के लिए, ठीक है। उसके बाद में है कि 24 आवरली, 8 आवरली और 1 आवरली मॉनिटर्ड वैल्यू are applicable shall be complied with the 98% of the time of the year. 2% of the time they may be exceed the limit but not on 2 consecutive days of the monitoring. So 24 घंटे, 8 घंटे और 1 घंटे की निगरानी वाले मान और वैल्यू जैसा लागू हो का एक वर्ष में 98% समय, 98% टाइम पे उसका को फॉलो किया जाएगा। 2% बार उनकी लिमिट है वो सीमा से वैल्यू से ज़्यादा हो सकती हैं, लेकिन उनकी जो मॉनिटरिंग है वो 2 दिन तक कंटिन्यू 2 कंजिक्यूटिव डे पे नहीं होनी चाहिए, 2 दिनों तक लगातार नहीं होनी चाहिए। अगर मॉनिटरिंग रिजल्ट्स ऑफ 2 कंजिक्यूटिव डेज, अगर लगातार 2 दिनों की मॉनिटरिंग वैल्यू आर मोर देन द स्टैंडर्ड वैल्यू फॉर पर्टिकुलर पोल्यूटेंट और पर्टिकुलर कैटेगरी, इट शैल बी कंसिडर्ड एडुकेट रीजन टू इंस्टीट्यूट। सो अगर वैल्यू ज़्यादा है तो हम वो किसी भी इंस्टीट्यूट और किसी भी इंडस्ट्री को गाइड कर सकते हैं
उसको एनफोर्स करते हैं कि देयर शुड बी कंटिन्यूअस और रेगुलर मॉनिटरिंग ऑफ द पर्टिकुलर पोल्यूटेंट। सो ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा था कि एक साल में एनुअल बेसिस पे मिनिमम कितनी रिकॉर्डिंग होनी चाहिए, 104 में। सप्ताह के बेसिस पे कितनी रीडिंग होनी चाहिए, तो एक वीक में दो, सेम इंटरवल पे, और 24 आवर्स के लिए हम इंस्ट्रूमेंट को रन करते हैं, ठीक है। और जितनी भी रीडिंग करते हैं वो साल में लगभग 98% टाइम वो स्टैंडर्ड को फॉलो करना चाहिए। दो बार वो ज्यादा भी हो सकता है और उनको नेग्लेक्ट किया जा सकता है। नाउ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO एयर क्वालिटी गाइडलाइंस। सो जैसा कि हमने बताया कि WHO ने जो एयर क्वालिटी गाइडलाइंस है वो कौन सी ईयर में दिया था, 2005 में, जिनको इन्होंने चेंज कर दिया और मॉडिफाइड कर दिया 2021 में। सो WHO ने 6 एयर क्वालिटी पोल्यूटेंट्स को इंक्लूड किया है, पी पार्टिकुलेट मैटर 2.5 एंड 10, ओजोन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। ओके, so all the value are given on annual basis and 24-hour basis। for PM 2.5 annual basis वैल्यू है 2005 में 10 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर, और 2021 में कितनी कर दिया, 10 से घटा के 5। 24 आवर पे बेसिस पे इसकी वैल्यू कितनी है, PM 2.5 की 25 2005 में, जिसको घटा के 15 में की गई है। अगर इस टेबल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसमें ध्यान रखें कि कौन सी ईयर के स्टैंडर्ड पूछे गए हैं, कि 2005 से रिलेटेड स्टैंडर्ड्स हैं या 2021 से रिलेटेड स्टैंडर्ड्स हैं। अगर क्वेश्चन में कोई भी वैल्यू और कोई भी ईयर नहीं मेंशन है तो आप 2021 वाले स्टैंडर्ड से क्वेश्चन के आंसर को सिलेक्ट करोगे। सो दीज आर द स्टैंडर्ड फॉर PM10, ओजोन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। सो जितनी भी वैल्यू है ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, आप इसको याद रखें, ध्यान में रखें। नाउ द नॉइज क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। सो अब हम नॉइज से रिलेटेड जो भी स्टैंडर्ड हैं CPCB के, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। सो दे आर come under the rule 3.1 and 4.1 of the Air Quality, Noise Prevention and Pollution of Control Act. So they classified the four code for the different areas: code A, code B, code C and code D. These are the area code, and what are they denote? Area A denote the industrial area B commercial, area C residential, area D is the silence zone. So now what is the daytime limit and what are the night time value limits? So the limits given in the decibel A, L, E, Q. Okay. So this is the weighted value of the noise data. So for the industrial area, daytime is the 75 decibel and for night time 70 decibel. For commercial area, 65 decibel and 55 decibel for night. For residential area, 55 for daytime and 45 for night time. And for silence zone, 50 decibel for daytime and 40 decibel for night time. सो डे टाइम का मतलब क्या होता है और नाइट टाइम का मतलब है? सो डे टाइम का मतलब होता है कि सुबह 6 बजे से लेके रात को 10 बजे तक होता है, डे टाइम कंसिडर किया जाएगा। और रात को 10 बजे से सुबह 6 बजे तक क्या कंसिडर किया जाएगा, नाइट टाइम। साइलेंस जोन को कैसे डिफाइन करते हैं? साइलेंस जोन वो जोन होता है that is less up to 100 meter around the hospitals, educational institutions and courts like Supreme Court, High Courts or other state regional courts. So उनके एरिया आसपास 100 मीटर एरिया का जो जोन है that is declared as a silent zone. नाउ द परमिसिबल लिमिट फॉर हाउस होल्ड अप्लायंस। जो घर के अंदर जो भी इंस्ट्रूमेंट है उनके लिए क्या क्या स्टैंडर्ड लिमिट शुड बी। सो जो विंडो एसी होती है फ्रॉम 1 से 1.5 टन की विंडो एसी होती है, उसके लिए परमिसिबल लिमिट है 68 डेसिबल। एयर कूलर के लिए है 60 डेसिबल। फ्रिज के लिए है कितना, 46 डेसिबल। डीजल जनरेटर फॉर डोमेस्टिक पर्पज के लिए है 85 to 90 डेसिबल। और कॉम्पेक्टर फ्रंट लोडर्स
कंक्रीट मिक्सर्स, क्रेन्स एंड वाइब्रेटर्स एंड साज के लिए कितनी है? 75 डेसिबल्स। नाउ द WHO गाइडलाइंस फॉर द नॉइज। ठीक है, सो WHO गिवन द स्टैंडर्ड बेसिस ऑन द टू कैटेगरीज, द LA इक्विवेलेंट बेसिस पे और LA मैक्स बेसिस पे। ठीक है, so the outdoor living area for 16-hour basis base time, there should be the 50 to 55 decibel. For indoor inside the bedroom, 35, 30 and 40 decibel on the LA max basis. The outside the bedroom at our basis 45 decibel and 60 decibel. So likewise for the different categories like preschool bedroom, school, hospitals, hospital treatment rooms, indoor, industrial, commercial, shopping, ceremonial, festival, public addresses, music through the headphone and earphone, impulse sound from the toys, fireworks and firearms, outdoor in the parkland and conservation area. So these are the different standards given by the WHO. Now the vehicular emission standards. So Maselkar committee has the recommended the follow up the roadmap for future vehicle emission standards and matching the auto fuel specifications for different stages of the भारत stage. So अभी प्रेजेंट में आप बहुत सी गाड़ियों, जितनी भी गाड़ियां हैं उन पे आप देख सकते हो कि उन पे BS 6 लिखा होता है, BS 6, BS, तो उन पे क्या लिखा होता है? BS 6 स्टैंडर्ड, जिसका मतलब है भारत स्टेज 6 स्टैंडर्ड्स। प्रेजेंट में जितने भी व्हीकल्स और गाड़ियां और बाइक्स और जो भी बनाए जा रहे हैं वो BS 6 स्टैंडर्ड पे बेस होते हैं। और ये रिकमेंडेशन किसके द्वारा दिए गए हैं? माशेलकर कमेटी के द्वारा। So what are the BS standards? ठीक है, so these are the different standards for the four wheelers, three wheelers, two wheelers. Okay, so here for the four wheelers, so initially they are launched in the 2000. Okay, and they that time they were known as India 2000, and these standards were the equivalent to the European standards, Euro 1 standards. The launching year is in the 2000, and they are लॉन्च इन द नेशन वाइड, मतलब पूरे कंट्री में एक साथ लॉन्च किए गए और अप्लीकेबल किए गए। उसके बाद में 2001 में भारत स्टेज सेकंड को लॉन्च किया गया, जो कि यूरो सेकंड स्टेज के इक्विवेलेंट है। तो 2001 में इसको सिलेक्टेड लोकेशंस में अप्लाई किया गया, एनसीआर, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में। 2003 में इसको एनसीआर के अलावा 13 अदर सिटीज में एक्सटेंड किया गया और 2005 में इसको पूरी कंट्री में लागू किया गया। सो उसके बाद में 2005 में कौन सी BS थर्ड स्टेज गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च की गई, जो कि यूरो थर्ड के इक्विवेलेंट है, जो इनिशियली एनसीआर और 13 सिटीज में इसको एक्सटेंड किया गया और 2010 में इसको पूरी कंट्री में अप्लाई कर दिया गया। उसके बाद में आया भारत स्टेज 4, जो कि आया 2010 में, जिसको इनिशियली 13 सिटीज और एनसीआर में एप्लीकेबल किया गया और 2017 में इसको पूरी कंट्री में लागू कर दिया गया। उसके बाद में है भारत स्टेज 5, लेकिन गवर्नमेंट ने भारत स्टेज 5 को अप्लाई नहीं किया और इसको इन्होंने स्किप कर दिया और डायरेक्टली उन्होंने क्या कर दिया अप्लाई, कौन सी स्टेज को लॉन्च कर दिया? भारत स्टेज 6 को लॉन्च कर दिया, जो कि यूरो 6 स्टेज के इक्विवेलेंट है और इसको 2020 अप्रैल में लॉन्च किया और एक साथ इसको पूरी कंट्री में अप्लाई कर दिया, लॉन्च कर दिया गया। सो प्रेजेंट में जितने भी व्हीकल्स हैं वो BS 6 स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं। सो नाउ द भारत स्टेज फॉर द 2 और 3 व्हीलर्स। सो भारत स्टेज सेकंड है, जो कि यूरो 2 के इक्विवेलेंट है, 2005 में लॉन्च किया गया 2 और 3 व्हीलर्स के लिए। भारत स्टेज 3 को लॉन्च किया गया 2010 में 2 और 3 व्हीलर्स के लिए। 4 को लॉन्च किया गया 17 में और 6 को लॉन्च किया गया 2020 में, जो कि लगभग इक्विवेलेंट है 4 व्हीलर की, जो भी BS स्टेजेज हैं उन्हीं के इक्विवेलेंट इनको लॉन्च किया गया था 2 व्हीलर्स के लिए और 3 व्हीलर्स के लिए। नाउ द इमिशन नॉर्म्स फॉर
पैसेंजर कार, जो भी पैसेंजर कार होती हैं उनके लिए क्या क्या इमिशन नॉर्म्स होने चाहिए, कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए कितना होना चाहिए, और हाइड्रोजन प्लस ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन के लिए कितना होना चाहिए। सो इनकी यूनिट्स हैं ग्राम पर किलोमीटर। मीन्स अगर गाड़ी 1 किलोमीटर चलती है तो कितने ग्राम कार्बन मोनोऑक्साइड को लो इमिशन करती है, और कितने ग्राम हाइड्रोकार्बन प्लस ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन का इमिशन करती है। सो 1991 1991 नॉर्म्स के अकॉर्डिंग दिस इज द वैल्यू फॉर CO एंड hydrocarbons. Then after 1996 norms, then after 1998 norms, then after India stage 2000 stage, BS second, BS third, and BS 4 stage. So here you can see for the carbon monoxide in BS4, the value is 1 gram per kilometer, and for hydrocarbon और plus NOx के लिए कितनी है, combined value है 0.18 gram per kilometer. So likewise these are the standard according to the different Bharat stages. Now the emission norms for heavy diesel vehicles. So तो भारी डीजल से चलने वाले मशीनरी इंस्ट्रूमेंट्स और ट्रक्स हैं उनके लिए क्या क्या स्टैंडर्ड्स हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए क्या स्टैंडर्ड है, हाइड्रोकार्बन के लिए क्या है, और नॉक्स के लिए क्या क्या स्टैंडर्ड है, और पार्टिकुलेट मैटर के लिए क्या स्टैंडर्ड्स हैं। सो 1991 स्टैंडर्ड दिए गए हैं, 1996 स्टैंडर्ड दिए गए हैं, इंडिया स्टेज 2000 स्टेज के स्टैंडर्ड है, BS सेकंड, BS थर्ड एंड BS 4 स्टेज। तो BS 4 स्टेज के स्टैंडर्ड आप देख सकते हो कि CO शुड बी 1.5 ग्राम पर किलोमीटर पर आवर, हाइड्रोकार्बन 0.96, NOx is 3.5, and particulate matter 0.02. Now this is table related to the emission norms for 2 and 3 wheelers. So 1991 norms, 1996 India 2000 stage, Bharat stage second and Bharat stage third. So Bharat stage third के standard कितना है, for carbon monoxide 1 gram per kilometer, and combined standard for the hydrocarbon plus NOx is the 1 gram per kilometer. So these are the different standard for the passenger car, heavy diesel vehicles, two wheeler and three wheelers. सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हमने CPCB के बारे में डिस्कस किया, उसकी स्थापना कब हुई, उसका चेयरमैन कौन है, उसका स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्या है, उसके रीजनल स्टेशन कहाँ कहाँ पे हैं, उसकी लेबोरेटरीज कौन कौन सी हैं, तथा साथ ही CPCB के द्वारा दिए गए स्टैंडर्ड्स के बारे में भी विस्तार से डिस्कस किया है। तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। हमारे चैनल पे बने रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा अपने दोस्तों को बताइए, तथा जो भी स्टूडेंट CPCB से रिलेटेड और राजस्थान पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से रिलेटेड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।